अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। क्या अब पारस के सामने अब्दुल रहमान और आयमा के रिश्ते की सच्चाई सामने आ जाएगी? लेकिन आगे चलकर आयमा के साथ क्या होने जा रहा है और मानी आकर आयमा से क्या रिक्वेस्ट करेगा? इसी के साथ अब्दुल रहमान की बेचैनी और बेकरारी उसे जहनी अजियत दे रही है। अब अब्दुल रहमान की इस हालत को देखकर पारस क्या समझेगी और क्या पूछेगी, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि अब्दुल रहमान ने इस बार तो आयमा को पारस के सामने अपनी कजन बता दिया है, लेकिन अब्दुल रहमान ये सच पारस से ज्यादा देर छुपा नहीं सकेगा, क्योंकि एक ही छत के नीचे जब पारस और आयमा इकट्ठी रहती है और पारस जब ये चीज नोट करती है कि अब्दुल रहमान के साथ जब से ये लोग आए हैं आयमा और मीर अब्दुल्ला, तो अब्दुल रहमान को तो अपनी फैमिली से ज्यादा इस लड़की और उसके बेटे की फिक्र लगी रहती है। हत्ता कि अब वो अपनी बेटी आमना और मुझे भी टाइम नहीं दे सकता, तो उसके दिमाग में खुद ब खुद ये सवाल उठेगा कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है जो अब्दुल रहमान मुझसे छुपा रहा है, जिसकी वजह से पारस अब्दुल रहमान पर शक करना शुरू कर देगी। अब अब्दुल रहमान जो पहले ही आयमा की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो वो पारस के इस रवैये को देखकर बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। साथ ही पारस का ये रवैया उसको इस बात का भी एहसास दिलाएगा कि आयमा के साथ अब्दुल रहमान ने कितना गलत किया है, लेकिन आयमा ने अपनी जुबान से इस चीज का कभी भी अब्दुल रहमान को एहसास नहीं दिलाया कि उसने इसके साथ कितना गलत किया है। लेकिन यहाँ पर पारस बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अब वो अब्दुल रहमान का जीना हराम कर देगी, लेकिन अब्दुल रहमान को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आयमा की फिक्र है। अभी तो वो फिलहाल आयमा का इलाज करवाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि उसके लिए आयमा से बढ़कर इस वक्त कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से अब्दुल रहमान और पारस का रिलेशन बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है। अब आइंदा आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि अब्दुल रहमान बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगेगा और पारस यही सोचेगी कि ये मुझसे कोई खास बात नहीं करता है और आयमा के पीछे ही घूमता रहता है, तो ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद वो आयमा और अब्दुल रहमान की हर चीज नोट करना शुरू कर देगी। ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या ये सच में एक दूसरे के कजन है या फिर कोई और ही चक्कर है, जिस वजह से यहाँ पर आयमा के लिए भी नई मुश्किलात का आगाज होने वाला है। आयमा की जो कि पहली ही किस्मत की मारी लड़की है, अब्दुल रहमान के कहने पर वो यहाँ आ तो गई है, लेकिन पारस के रवैये की वजह से उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है। क्या सच में अब्दुल रहमान आयमा की बीमारी का कोई हल निकाल लेगा या सच में अब्दुल रहमान की दुआएं रंग ले आएंगी? और क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर ये ड्रामा जाते जाते सबको दुखी कर जाएगा? जहां तक मुझे लगता है कि अब्दुल रहमान जब हर जगह से आयमा की रिपोर्ट्स करवाएगा तो उसको पता चलेगा कि आयमा का इलाज बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यही बात जब आयमा उसे बताएगी कि मेरी रिपोर्ट्स कैंसर के उस लास्ट स्टेज पर हैं जहां पर जिंदगी की उम्मीद नजर नहीं आती है, डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि मेरे पास वक्त कम है। यहाँ पर अब्दुल रहमान आयमा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहेगा कि ये डॉक्टर्स कौन होते हैं ये बताने वाले कि कौन कितना जिएगा और कब मरेगा। अब यहाँ पर आयमा अब्दुल रहमान से कहेगी कि मेरे झूठ बोलने या खामोश रहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। अब जैसा कि अब्दुल रहमान को किसी पल सुकून नहीं मिल पा रहा है और वो जब रात में बेचैन और बेकरार होगा, तब पारस की भी आंख खुल जाएगी और वो यही देखेगी कि मीर को अचानक से क्या हो जाता है और वो इतना परेशान क्यों रहता है। पारस उससे वजह जानने की कोशिश करेगी। तब अब्दुल रहमान कहेगा मेरी हालत ऐसी है जैसे तूफान के आने से पहले परिंदों का हाल होता है ना, बेचैन और बेकरार, बस कुछ ऐसी ही हालत है। तब पारस कहेगी कि तुम आयमा की तबीयत को लेकर इतना ज्यादा दुखी क्यों हो रहे हो और इतना जज्बाती होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरी बात करवाओ उसके हस्बैंड से, मैं खुद उसे समझाती हूँ कि वो अपनी बीवी को लेकर जाए, और इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे और मीर मैं तुम्हें इस तरह से बेचैन और बेसुकून नहीं देख सकती। अब अब्दुल रहमान कहेगा कि पारस वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए अब पारस कहेगी कि नहीं मीर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और आमना है, तुम्हारे दोस्त की बीवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम खुद को उसके लिए इतना स्ट्रेस में मत रखो। अब पारस अब्दुल रहमान से ये भी कहेगी कि ठीक है वो तुम्हारी कजन है, तुम उसके इलाज के लिए उसको यहाँ लेकर आ गए हो, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम एकदम से अपनी फैमिली को ही भूल जाओ। अगर उसका हस्बैंड उसको छोड़कर चला गया तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जितना तुम कर सकते थे मीर तुमने किया। अब उसके हस्बैंड से किसी भी तरह से उसका पैचअप करवाओ
और मेरी ये बात समझ से बाहर है, आखिर तुम चाहते क्या हो और अब्दुल रहमान तुम्हारे दिल में क्या है? क्या मुझसे तुम कुछ छुपा रहे हो? अब यहाँ पर अब्दुल रहमान अपनी हकीकत पारस को बता देगा कि आयमा को अकेला छोड़कर जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ और अब्दुल्ला किसी और का बेटा नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा है, मीर अब्दुल्ला। जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पारस की आंखें तो खुली की खुली रह जाएंगी और वो अब्दुल रहमान की तरफ देखती की देखती रह जाएगी। इसके बाद वो अब्दुल रहमान से कहेगी कि मीर ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम होश में तो हो? अब जहां पर अब्दुल रहमान कहेगा कि हाँ मैं होश में हूँ, काश बहुत पहले मैं होश में आ जाता तो आज ये सब कुछ देखना ना पड़ता, ना तुम्हें तकलीफ होती और ना मुझे होती और ना ही आयमा इस हाल में होती। मैं अपनी जिद और अना में अपनों को भूलकर बाहर खुशियां ढूंढने की कोशिश करता रहा और मैं ये भूल गया कि मेरी वजह से किसी मासूम की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पारस गुस्से में पागल हो जाएगी और वो रोते हुए अब्दुल रहमान से कहेगी कि तुम्हें इतने सालों के बाद ये एहसास हो रहा है कि तुम्हारी वजह से किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें अंदाजा भी है अब्दुल रहमान कि तुमने सिर्फ आयमा की ही नहीं बल्कि मेरी, मीर अब्दुल्ला और आमना, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बस बहुत हो गया मीर, अब मैं एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं आमना को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि उसी वक्त वहाँ पर आयमा आ जाएगी और वो पारस से कहेगी नहीं पारस तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर किसी को जाना है तो वो आयमा अब्दुल गफ्फार है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम इस सब चीजों से ना अनजान थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हुई थी और हो चुकी है, अब मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुशी खुशी और शाद आबाद रहो। लेकिन यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब्दुल रहमान ये सारी सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा। क्या वो आयमा को रोक पाएगा या नहीं? वहीं अब दूसरी तरफ मानी भी बेहद परेशान और आयमा के लिए बहुत ही ज्यादा उदास हो जाएगा जब वो आयमा से मिलने आएगा। अब आयमा कहेगी कि तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है, इतने कमजोर हो गए हो और चची जान बता रही थी कि तुमने बहुत ही खामोशी इख्तियार कर ली है, ऐसा क्यों है मानी? अब मानी कहेगा कि अक्सर पौधों को जब उखाड़ दिया जाता है ना आयमा, तो फिर वो जमीन पर जड़ नहीं पकड़ते। तुम मेरे साथ वापस चलो आयमा प्लीज, इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब आयमा कहेगी कि मैं बिल्कुल तन्हा थी और इतने लोग होने के बावजूद भी मेरी तन्हाई दूर नहीं होती थी, क्योंकि तन्हा इंसान कभी इस दुनिया में नहीं रह सकता और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। अब आयमा अपनी तमाम तर पैकिंग मुकम्मल कर चुकी होगी और जाने की तैयारी करेगी, लेकिन अचानक रात में आयमा की तबीयत खराब हो जाएगी और मीर अब्दुल्ला उठकर अब्दुल रहमान के कमरे में जाएगा और उसे जगाएगा। अब्दुल रहमान के तो हाथ पांव फूल जाएंगे कि आयमा को क्या हो गया। वो मुसलसल आयमा को कहेगा कि आंखें खोलो आयमा प्लीज। मीर अब्दुल्ला भी घबराकर अब्दुल रहमान से कहेगा कि अंकल मेरी अम्मी ठीक हो जाएंगी ना। यहाँ पर अब्दुल रहमान तो बहुत ही परेशान होगा, उसे समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। आयमा को जिस वक्त हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा तो आयमा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होगी और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर एंडिंग यही दिखाई जाएगी कि अब्दुल रहमान का पछतावा और उसकी एहसान फरामोशी में उसकी जिंदगी और वो अपनी परेशानियों में उसी तरह तन्हा और अकेला रह जाएगा जिस तरह से वो आयमा को छोड़कर गया था। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।